हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। साथ ही अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पर क्लिक करके उस पूरे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको फटाफट जाके हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आप पेट एग्जाम में बिल्कुल भी पीछे ना रहें। आपको सारी की सारी जानकारी पेट एग्जाम से तुरंत की तुरंत मिलती रही है। साथ ही लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवत के संबंध में सही है? गुप्त ग्रेगोरियन हिजरी शक, ग्रेगोरियन शक हिजरी या गुप्ता, शक ग्रेगोरियन हिजरी या गुप्ता, या हिजरी गुप्ता ग्रेगोरियन या शक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग्रेगोरियन। ग्रेगोरियन आपको पता है कि जो हम जनवरी फरवरी यूज करते हैं उसी को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? इसकी 2000 से मानी जाती है। 2000 के आसपास इसका हो गया, क्योंकि इसकी शुरुआत 0 AD से मानी जाती है, यानी कि शुरुआत से ही मानी जाती है जब से ये संवत शुरू हुआ है। ईसा मसीह के जन्म से इस कैलेंडर को माना जाता है। और अगर हम शक की बात करें तो 78 AD से माना जाता है। 78 AD में क्या हुआ था? हमें मालूम है, शक शासक कनिष्क ने एक नया संवत चलाया था जिसे शक संवत कहा जाता है। हिजरी सबको पता है, हिजरी संवत कब से है? हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है 622 से। मोहम्मद साहब, जो कि मुस्लिमों के एक तरह से मुस्लिम समाज के संस्थापक कहे जाते हैं, इन्होंने हिजरी संवत की शुरुआत की थी। और अगर गुप्ता की बात की जाए तो गुप्ता पीरियड कब से चल रहा है? तो गुप्ता पीरियड चल रहा है आपके 320 से। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक ऑप्शन आगे पीछे हुआ है, तो गुप्ता पीरियड आगे होगा और हिजरी बाद में होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गार्गी, मैत्रेय और कपिला का घर कहाँ था? विदिशा में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में या मिथिला में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मिथिला। गार्गी, मैत्रेय और कपिला कौन थी? गार्गी, मैत्रेय और कपिला कौन थी? हमें पता है, ये ऋग्वैदिक कालीन बहुत ही विदुषी महिला थी। ऋग्वैदिक कालीन और बाद में अलग अलग वेदों के समय बहुत ही विदुषी महिला थी, जिन्होंने कई शास्त्रार्थ भी किया और शास्त्रार्थों की रचना भी की। और हम अगर मिथिला की बात करें तो ये रामायण युग का शहर माना जाता है, यानी कि हमारा एक सांस्कृतिक शहर है, रामायण युग का शहर माना जाता है। ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए वैदिक काल की संस्कृति में तो 3 सीटें उस टाइम पे हुआ करती थी, कौशल, काशी और विदेह। ठीक है, कौशल, काशी और विदेह, जिसमें बहुत सारे संघ थे। और ज़्यादातर अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए गुरुत्वाकर्षण, यानी कि सबसे ज़्यादा राजनीतिक गुरुत्वाकर्षण, जहाँ पे सबसे ज़्यादा राजनीतिक शक्तियाँ विद्यमान थी, तो कहाँ थी? मिथिला से वैशाली में स्थानांतरित होना शुरू हो गई थी। धीरे धीरे बाद के काल में हम जब ऐतिहासिक काल देखते हैं तो मिथिला से कहाँ? वैशाली में स्थानांतरित होना शुरू हो गई थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवधि को, रुहेलखंड को, बुंदेलखंड को या मालवा को? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा मालवा। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। अवनी को एक दूसरा नाम अवंती भी मिलता है। तो मध्य भारत में मालवा का क्षेत्र सबसे प्राचीन शहरों में है। किस नदी के किनारे बसा है? तो ये क्षिप्रा नदी है। क्षिप्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे ये बसा हुआ है। क्षिप्रा नदी के किनारे प्राचीन शहर हमारा बसा हुआ है। मालवा हमें मालूम है क्या माली पाई जाती है यहाँ पे? ब्लैक सॉयल। ब्लैक सॉयल माइन पाई जाती है। और यहाँ पे बहुत सारी संस्कृतियाँ मिली हैं, बहुत सारी प्राचीन कालीन हमें संस्कृतियाँ मिली हैं। और साथ ही बौद्ध साहित्यों में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। बौद्ध साहित्यों में कैसे मिलता है? बौद्ध साहित्यों में वत्स, कौशल और मगध के साथ अवंती का भी उल्लेख मिलता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी काफ़ी समतावादी, दासश्रम आधारित, रंग वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो इसका सही उत्तर होगा काफ़ी समतावादी। यहाँ पे हमें कहीं भी दास, रंग या वर्ण जाति के आधार पर विभेद नहीं मिलता है। हड़प्पा वासियों का, हड़प्पा की सभ्यता को हम जब भी देखने जाते हैं तो यहाँ पे क्या, सिंधु नदी के किनारे सबसे ज़्यादा पलपी थी। साथ ही यह भाग, अगर इसको पूरे एरिया को हम देखने जाएंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से, क्योंकि पूछता है कि सबसे उत्तरी या दक्षिणी शहर, तो दक्षिणी शहर कौन सा होगा? इसका दैमाबाद, जो कि आपके महाराष्ट्र में है। अगर इसका पूर्वी शहर पूछा जाए तो क्या होगा? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो कि कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में है। अगर इसका उत्तरी शहर पूछा जाए तो क्या होगा? मांडा। मांडा कहाँ पे है? मांडा आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। और अगर इसका वेस्टर्न पूछा जाए तो सुत कांगेंडोर, जो कि कहाँ पे है? आपके पाकिस्तान में है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद प्रारंभिक वैदिक युग की सभ्यता के बारे में जानकारी प्रदान करता है? प्रारंभिक वैदिक युग की बात हो रही है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद? तो सही उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऋग्वेद। क्योंकि प्रारंभिक बात हो रही है वैदिक कालीन, तो इसमें हम देखेंगे कि ऋग्वेद का काल कौन सा माना जाता है? तो ऋग्वेद का काल माना जाता है
1500 से लेके 1000 BC का, और अभी भी ये घुमंतु प्रकृति के थे। धीरे धीरे कृषि की तरफ इनका झुकाव हो रहा था, लेकिन यहाँ पे अभी भी पशुपालन ज़्यादा था, और पशुपालन में भी सबसे ज़्यादा किसका? गाय का। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गुप्तोत्तर काल में प्रसिद्ध हुआ विश्वविद्यालय था कांची, तक्षशिला, नालंदा या वल्लभी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नालंदा। गुप्तोत्तर काल में सबसे ज़्यादा कौन सा फेमस हुआ था? नालंदा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा अगर देखा जाए कि इसको किसने स्थापित किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा इसकी स्थापना मानी जाती है। और ये काफ़ी समय तक अगर देखा जाए तो 1197 ईस्वी के आसपास तक यह विश्वविद्यालय था। और हमें मालूम है कि कौन थे? बख्तियार खिलजी ने इस पूरे विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य के, कुमारगुप्त के, हर्षवर्धन के या कनिष्क के? तो बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन के थे। हर्षवर्धन का काल कब से कब तक माना जाता है? तो हर्षवर्धन का काल 606 से 647 ईस्वी तक के आसपास माना जाता है। और इसमें इन्होंने खास बात क्या है बाणभट्ट की? बाणभट्ट ने 2 बुक की रचना की थी। एक क्या है? हर्षचरित, जिसमें हर्ष की जीवनी लिखी गई है, और दूसरी बुक का नाम है कादम्बरी। ये बहुत पूछा जाता है, कादम्बरी। ये दोनों बुकों की रचना किसने थी? बाणभट्ट ने की थी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना का वर्चस्व स्थापित करने वाला पहला भारतीय शासक था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, कुलतोंग प्रथम? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा राजराजा प्रथम। चोल वंश कहाँ स्थापित हुआ था? आज के तमिलनाडु वाले रीजन में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। साथ में इसका अगर देखा जाए क्षेत्र, राजराज प्रथम ने क्या किया था? श्रीलंका वाले रीजन में कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। खास करके उसका नाम क्या था? अनुराधापुर। वहाँ पे अधिकार कर लिया था और अपने हिसाब से उसकी राजधानी चेंज करके अलग नाम दिया था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक भारतीय नौसेना का विकास हो रहा है, और दूसरे देशों तक भी हमने कब्जा किया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सही है? घोड़े की बल उन्हें ज्ञात थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती, या संस्कृत आमतौर पर स्थिर नहीं थी? तो इसका सही उत्तर होगा उनके द्वारा पशुपति की पूजा की जाती थी। हमें शिव का सबसे प्राचीन रूप यहाँ पे देखने को मिलता है। शिव का सबसे प्राचीन रूप, जिसे हम क्या बोलते थे? पशुपतिनाथ, और इसकी पूजा कौन करते थे? हड़प्पा वासी करते थे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे अरिष्टनेमि, पार्श्वनाथ, अजितनाथ या ऋषभदेव? तो इसका सही उत्तर होगा ऋषभदेव जो थे जैनियों के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा जैन धर्म की शुरुआत मानी जाती है। और अगर अंतिम पूछा जाए जो कि सबसे फेमस है, तो महावीर स्वामी, और इन्हीं के द्वारा जैन धर्म का सबसे ज़्यादा विकास हुआ। सबसे ज़्यादा हुआ। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए महान रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? कनिष्क द्वारा, अशोक द्वारा, हर्ष द्वारा या फाहियान द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा कनिष्क द्वारा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। 6500 किलोमीटर के आसपास फैले इस सिल्क रोड को अगर देखा जाए तो इसकी स्थापना अगर देखी जाए तो ये चीन के लिए एक रेशम के व्यापार का सबसे सुलभ मार्ग था। रेशम के व्यापार का कहाँ से व्यापार होता था? कहाँ होता था? इनका व्यापार ज़्यादा करके अरब कंट्रीज के साथ होता था, अरब देशों के साथ होता था। और इसकी अगर शुरुआत देखी जाए, रेशम का व्यापार की शुरुआत देखी जाए, तो चीन का एक वंश था जिसको बोलते थे हान राजवंश, उसके द्वारा इसकी शुरुआत मानी जाती है। और बाद में हम देखते हैं कनिष्क ने इस एरिया पे कब्जा कर लिया था और भारतीय इस एरिया से टैक्सेशन वसूलते थे, और इसको कनिष्क ने भारतीयों के लिए भी ओपन कर दिया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राजवंश के शासकों ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त गांव देने की प्रथा की शुरुआत की थी? सातवाहनों ने, मौर्यों ने, गुप्तों ने या चोलों ने? तो इसका सही उत्तर होगा सातवाहन। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए कि भूमि का अनुदान किसने किया था, सबसे पहले भूमि का अनुदान सातवाहनों ने किया था। कर मुक्त भूमि देना शुरू की थी। और इसका सबसे अगर पुराना अभिलेखी साक्ष्य पूछा जाए तो नागनिका का नानाघाट गुफा अभिलेख है, जिसमें उल्लेखित है कि वैदिक यज्ञों में कार्य करने के लिए पुजारियों को क्या ग्राम दान में दिए गए। और यहीं से हमें
बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों को दान देने की जानकारी मिलती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वैदिक का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ गणित है। शतपथ ब्राह्मण में, अथर्ववेद में, शूल सूत्र में या छांदोग्य उपनिषद में? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? शूल सूत्र। शूल सूत्र है क्या? शूल सूत्र में पूरे ज्यामिति के आधार पर अग्निवेदी के निर्माण की पूरी बात की गई। अग्निवेदी के निर्माण की पूरी जानकारी दी गई है। और ये एक तरह से समझ लीजिए कि आज के डेट का जो है आपका मैथ है वो पूरे के पूरे उसमें पूरे प्रॉपर गणित के आधार पर उन्होंने अग्निवेदियों की जानकारी दी है कि कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, कितना चौड़ा होगा, कितना खड्डा होगा। इसीलिए इसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका या पर्दा निम्नलिखित में किसके द्वारा पेश किया गया था? शक्तियों द्वारा, पार्थियनों द्वारा, यूनानियों द्वारा या कुषाणों द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? यूनानी। यवनिका का मतलब क्या होता है? यवनिका का मतलब होता है पर्दा। पर्दा यानी कि जो नाटक के बाहर लगाया जाता है, जिससे खुलने से नाटक आपको दिखना शुरू होता है, उस पर्दे की बात हो रही है, ना कि पर्दा प्रथा की बात हो रही है। तो यहाँ पे यवनिका का शब्द क्या है? मंच का पर्दा। जो मंच पे पर्दा लगाता है, मंच का पर्दा। तो इसकी शुरुआत यूनानियों ने की थी सबसे पहले, और बाद में धीरे धीरे भारतीय सभ्यता का ही अंग बनते चले गए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शक युग की शुरुआत किसने की थी? अभी भी भारत सरकार द्वारा उपयोग में किया जाता है। क्या कनिष्क ने की थी, विक्रमादित्य ने की, समुद्रगुप्त ने की, अशोक ने की थी? इसका सही उत्तर क्या होगा? कनिष्क। शक युग की शुरुआत मानी जाती है 78 AD से। और अभी भी भारत सरकार क्या करती है? भारत सरकार अपने सरकारी कार्यों के लिए जितना भी ऑफिशियल, अगर कभी भी पूछा जाए भारत सरकार का कैलेंडर कौन सा ऑफिशियल है, तो शक कैलेंडर ही है। सरकारी कार्यों के लिए इसी कैलेंडर का उपयोग करती है। साथ में कभी कभी हमें देखने को मिलता है और भी संवत, जैसे विक्रम संवत की बात हो तो विक्रम संवत कब शुरुआत हुई थी? 56 या 57 BC के आसपास। साथ ही गुप्त संवत का 320 में मिलेगा आपको, 320 के आसपास शुरुआत हुई थी। तो आज के प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। कल आपको नए प्रश्नों के साथ, नए उत्साह के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।